हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोबिया एंड इट्स ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी। असंगत भय और उसका इलाज कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के माध्यम से। सबसे पहले जान लेते हैं कि फोबिया क्या होता है। इसको सरल भाषा में ऐसे समझेंगे जैसे क्या आपको ऊंचे स्थानों पर जाने से डर लगता है, जैसे कि ऊंची बिल्डिंग्स हैं या टेरेस हैं, इतना डर कि आप वहाँ पर जाना ही नहीं चाहते हैं और उसको अवॉइड करते हैं चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। इसके अलावा क्या आपको बंद स्थानों पर जाने से डर लगता है, जैसे कि कोई सिनेमा हॉल, कोई बंद कमरा या लिफ्ट एक्सेट्रा। आपको किसी कीड़े से डर लगता है, छिपकली है, सांप है या और कोई अन्य कीड़ा है। आपको आग से, पानी से, इन सब चीज़ों से इतना डर लगता है कि आप इनको हमेशा आवश्यकता पड़ने पर भी अवॉइड करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जब किसी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना से इतना डर लगे, इतना अतिरंजित भय लगे कि आप उसको स्वयं का नुकसान होने पर भी आप उस ऑब्जेक्ट को अवॉइड करें। इसी को हम कहते हैं फोबिया, असंगत भय। असंगत इसलिए क्योंकि आपको पता भी होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप डर रहे हैं इसमें इतना लॉजिक नहीं है, इसमें कोई ऐसा बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट स्टिल यू आर बाउंड टू फियर, इवन टू फील द एग्जैजरेशन ऑफ द फियर। आपको इतना फियर लगता है, इतना डर लगता है कि आप बिल्कुल असामान्य हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फोबिया। Now, why the treatment is required? You yourself know better the treatment is required because you are that much uncomfortable in the situation if you are going to face that, or if you are just thinking about to face that. यदि आप सिर्फ सोच भी लेते हैं कि मुझे ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा या मुझे जिस भी ऑब्जेक्ट से डर है उसका सामना करना पड़ेगा, तो आपकी हालत खराब हो जाती है। That's why, और आप धीरे धीरे एबनॉर्मलिटी के लक्षणों को भी टच करने लगते हैं। That's why treatment is required. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के मदद से, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के माध्यम से। कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी इज एन इफेक्टिव थेरेपी टू ट्रीट फोबिया। असंगत भय को दूर करने में कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी एक प्रभावी मनोचिकित्सा विधि है। इसका जो एनालिसिस हम करते हैं, जो कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी एनालिसिस करती है, वो अपने नेचर जो है उसको आप कह लीजिए, उसका इंटरफेस एक तरीके से कह लीजिए, उसको हम 4 कंपोनेंट में, एक तरीके से 4 कंपोनेंट में हम उसके पैटर्न को देखते हैं। उसका जो पैटर्न है वो 4 कंपोनेंट्स में एनालिसिस करता है किसी भी फियर का, किसी भी असंगत भय का। वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं, वो पैटर्न बनाते हैं मिलकर के एक। दैट पैटर्न इज कॉल्ड OBSD पैटर्न। OBSD पैटर्न। अब ये हम चारों को समझेंगे ब्रीफ में। OBSD, what do they mean and what does this pattern mean? सबसे पहले आता है O. O refers here, O denotes here object. यानी कि जो स्टिमुलस है, जो कि आपको डराता है, जिससे आपको असंगत भय है, वो होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको बंद स्थानों से डर लगता है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है बंद कमरा, या लिफ्ट हो सकती है, या सिनेमा हॉल हो सकता है जो कि बंद होता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, या कोई भी ऐसा बंद जगह ऑब्जेक्ट कही जाएगी जिससे कि आपका जो फियर है वो ट्रिगर होता है, वो ऑब्जेक्ट है। नंबर 2, बी डिनोट्स हियर बॉडी माइंड रिएक्शन। जब भी आप उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते हैं या संपर्क में आने का ख्याल करते हैं, संपर्क में आने की सोचते हैं, तो आपके शरीर में और आपके माइंड में, आपके दिमाग में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉडी माइंड रिएक्शन। बॉडी माइंड रिएक्शन में 2 लेवल पर चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल एंड
इंटरनल। एक्सटर्नल चेंजेस में क्या होता है, आपके हाथ पैर कांप सकते हैं, आपके शरीर में कपकपी शुरू हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, आपकी आवाज़ लड़खड़ा सकती है, आपका चेहरा लाल हो सकता है, आपकी कपकपी छूट सकती है डर की वजह से, आपकी सांसें बहुत तेज़ हो सकती हैं। तो ये सब होते हैं आपके एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस में क्या होता है, इंटरनल चेंजेस में आपके हार्ट रेट बढ़ सकती है, आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और आपको आपका बीपी शूट कर सकता है। और अंदर जो चेंजेस होते हैं एड्रिनल चेंजेस, वो तो होते ही हैं। तो दीज आर द बॉडी माइंड रिएक्शंस टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज एस। एस डिनोट्स हियर सेफ्टी बिहेवियर। जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, जब आपके सामने वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके डर को ट्रिगर करता है, तो आप क्या करते हैं, आप सेफ्टी बिहेवियर अपनाते हैं। सेफ्टी बिहेवियर में क्या होता है, आप वहाँ से या तो बचते हैं, भागते हैं, या आप कोई ऐसा डिफेंसिव बिहेवियर करते हैं जिससे कि आपका डर जो है वो थोड़ा लेवल उसका कम हो सके। आप ऐसा कोई, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप ऐसा कोई श्लोका पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको डर जो है वहाँ कम लगे, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में फंसे हुए हैं। तो ये कहे जाते हैं सेफ्टी बिहेवियर। और सबसे ज़्यादा तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर ना ही जाना पड़े जहाँ पर कि आपका सामना उस ऑब्जेक्ट से हो जाए, चाहे आपका नुकसान क्यों ना हो रहा हो, तभी भी आप ऐसी जगह पर उस ऑब्जेक्ट को अवॉइड ही करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेफ्टी बिहेवियर। The next one is, the last one as well, is D. D denotes here danger. It is an important point to focus. Danger. Danger में क्या होता है, डेंजर को हम दो भागों में बांट लेंगे, टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। टॉप लेयर में तो सीधा सीधा वो ऑब्जेक्ट हो गया जिससे आपको डर लग रहा है, यानी कि बंद कमरा है तो बंद कमरे में जाने से डर, शॉपिंग मॉल में जाने से डर, लिफ्ट में बंद होने से डर, दैट इज बॉटम लेयर। बट द की एलिमेंट इज बॉटम लेयर। ये जो डर है ना ऊपर टॉप लेयर पर, ये नहीं परेशान कर रहा है, इट इज समथिंग अंडरलाइंग, it is something behind, it is something at subconscious level, and that is called underlying fear, bottom layer। आप इस underlying fear को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको आप ऐसे निकालेंगे कि यदि आप कमरे में बंद हो गए हैं तो एकदम से आप बोलेंगे आगे से, या थेरेपिस्ट यदि इस थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं तो क्लाइंट आगे से बोलेगा कि सांस अटक सकती है, तो आप लिखेंगे सांस अटकने का डर, दम घुट सकता है, दम घुटने का डर, बेहोशी आ सकती है, बेहोश होने का डर। और आप यहाँ पे पूछते रहेंगे, प्रॉब करते रहेंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस लेवल पर है, अंडरलाइन फियर है, ये एकदम से पता नहीं चलेगा पेशेंट को कि व्हाट इज अंडरलाइन फियर। तो यू जस्ट हैव टू प्रॉब। प्रॉब कैसे करेंगे कि कमरे में बंद हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, तो पेशेंट विल रिप्लाई सांस अटक जाएगी। ओके, सांस अटक गई है तो क्या हो जाएगा, दम घुट जाएगा। ओके, दम घुटने से क्या होने लगेगा, क्या हो सकता है, बेहोशी आ सकती है। ओके, बेहोशी आने से क्या हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। तो you just have to initiate or just have to probe about the fear, about the underlying fear। तो इस तरीके से आप उनको 1 2 3 करके लिख लेंगे। सांस अटकने का डर, दम घुटने का डर, बेहोशी आने का डर, मृत्यु होने का डर। तो आपके सामने क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बॉडी माइंड रिएक्शन भी आपको पता है, सेफ्टी बिहेवियर भी आपको पता है, डेंजर भी आपको पता है, अंडरलाइन फियर आपने स्क्रीन आउट कर लिया है। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। तो ये जो आपने अंडरलाइन फियर लिखे हैं, ये आप समझिए कि ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर फिक्शनल फियर हैं, भविष्य में कल्पित ये डर है, ये भय है, कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, वो ऐसे सोच रहा है, इट इज इन द फ्यूचर। आपको क्या करना है, इन सबको एक स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट टेंस में लिख लेना है, वर्तमान काल की भाषा में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, मैं कमरे में बंद हो गया हूँ या हो गई हूँ,
मेरी सांस अटकने लगी है, अटक रही है, ऐसे लिख सकते हैं। मेरा दम घुटने लगा है या मेरा दम घुट रहा है। मैं बेहोश होने लगा हूँ या मैं बेहोश हो गया हूँ। यानी आप इसको प्रेजेंट टेंस में आप इस तरह से इस अंडरलाइन फियर को कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप वन बाय वन, इवन पहले वन, वो जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको आप अपने पेशेंट से रिपीट करने के लिए कहेंगे। और यदि आप इसे खुद कर रहे हैं, मीन्स यू आर नॉट द थेरेपिस्ट, जनरल पीपल के बारे में आई एम टॉकिंग, यदि आप इसे खुद कर रहे हैं तो आप उस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, पहले वाले स्टेटमेंट को जो कि आपने लिखा है। या वापस आते हैं, थेरेपिस्ट आपसे रिपीट कराएगा। तो पहला सेंटेंस क्या था, मैं कमरे में बंद हो गया हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये हम पेशेंट से, आप पेशेंट से रिपीट कराएंगे। जब पेशेंट इसको रिपीट करेगा तो क्या होगा, उसके शरीर में कपकपी होनी शुरू हो जाएगी, वो डरना शुरू कर देगा, उसको पसीना आ सकता है, मतलब उसका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा जब वो इसको रिपीट करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, थेरेपिस्ट को उससे पूछना है, आपको एंजाइटी को डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है, कम लग रहा है या मीडियम, लो लग रहा है, मीडियम लग रहा है या हाई लग रहा है। यानी कि कम डर लग रहा है या औसत डर लग रहा है या अधिक डर लग रहा है, बहुत अधिक डर लग रहा है। तो जब वो बोलेगा बहुत अधिक डर लग रहा है तो आप उसको पॉज देंगे, आप उसे रुकने के लिए कहेंगे। और जब वो रुक जाएगा तो इस बीच में आप उसके दिमाग को डाइवर्ट करेंगे। आप उससे पूछ लेंगे कुछ और, सुबह नाश्ते में क्या खाया था, whatever, या आपकी हॉबीज़ क्या हैं। there is so much to ask with the patient, you know. There is the therapeutic relationship between the patient and the therapist, so you have a lot to talk and to ask. तो इस बीच में आप उसको गैप देंगे और उससे कुछ और पूछेंगे। फिर से वापस आप अपने स्टेटमेंट पर आ जाएंगे और आप कहेंगे, रिपीट कीजिए, मैं कमरे में बंद हो गया हूँ। पेशेंट विल रिपीट दैट, मैं कमरे में बंद हो गया हूँ या मैं कमरे में बंद हो गई हूँ। आप फिर प्रोब करेंगे, फिर से पूछेंगे कितना डर लग रहा है, कम, अधिक, बहुत अधिक, तो वो बताएगा। अधिक बताता है तो रिपीट कराते रहिए, कम बताता है तो भी रिपीट कराते रहिए। अब उससे आप तब तक रिपीट कराएंगे जब तक कि वो ये ना कहने लगे कि अब मुझे बहुत कम डर लग रहा है, तब तक आप उससे रिपीट कराएंगे एक सेंटेंस को। और जब वो कम पे आ जाएगा फिर आप दूसरा सेंटेंस वहाँ पर इनिशिएट कर देंगे, फिर आप दूसरे को रिपीट कराएंगे और सेम प्रोसेस चलेगा। आप बीच बीच में उसके एंजाइटी का लेवल पूछते रहेंगे, पॉज देते रहेंगे और उसको रिपीट कराते रहेंगे। एक सेशन को कितनी देर हम कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जो फाउंडर हैं कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के, डॉक्टर राकेश जैन, द सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो बताते हैं, जिन्होंने प्रोपाउंड की है थेरेपी, वो बताते हैं कि ये 50 से 60 मिनट तक आपका एक सेशन चल सकता है। तो आप फिर दूसरे सेशन के लिए आगे अपने पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे और आप अपना सेशन 50 से 60 मिनट चलाएंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है कि आप अपने पेशेंट को होमवर्क देंगे। वो जो आपने स्टेटमेंट क्लिनिक में, क्लिनिकल सेटिंग्स में आपने रिपीट कराए हैं, वही सेंटेंस वो घर पर जाकर भी रिपीट करेंगे। इससे क्या होता है, इलाज कैसे होता है, बेसिकली इससे इलाज ऐसे होता है कि जब वो रिपीट कर रहा होता है फ्यूचर फिक्शनल फियर को प्रेजेंट में, तो एक न्यू इंसाइट डेवलप होती है, जो कि एक रैशनैलिटी डेवलप होती है, जो कि उसको ये बताती है दिस फियर इज दिस थॉट इज इट इज फिक्शनल, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो और ये तो बेकार की बात है, ये तो एग्जैगरेशन है, ये तो ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो ये रैशनैलिटी उसके अंदर पैदा होती है, ये इंसाइट उसके अंदर पैदा होती है, ये अवेयरनेस उसके अंदर आता है, ये कॉग्निटिव री इंटरप्रिटेशन उसके अंदर आ जाता है एग्जिस्टिंग बिलीव के प्रति। जो पहले उसका एसोसिएशन था स्टिमुलस से, जो कंडीशनिंग थी, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनिंग थी, वो यहाँ पर डीकंडीशन होती है, उसका यहाँ पर एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे।
और डीकंडीशन होकर के फिर रीइंटरप्रिटेशन होता है अबाउट द ऑब्जेक्ट। यानी जिस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को देखा करता था, सोचा करता था, महसूस किया करता था, अब उसके प्रति उसका नज़रिया, उसका पर्सपेक्टिव, उसका बिहेवियर, उसका जो संज्ञानात्मक रवैया है, जो कॉग्निटिव उसका पर्सपेक्टिव है, वो चेंज होने लगता है। तो इस तरीके से कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी काम करती है, बेहद कारगर है। मैं अपने क्लिनिकल काउंसलिंग सेटिंग्स में कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी फोबिया को दूर करने में ज़्यादातर इसका मैं प्रयोग करती हूँ। तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी अगर आपकी बनती है तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड practice this therapy. This is influential, of course. Any question, any query is welcome. Thank you so much. Take care. Bye bye.